कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। आज हमने टॉप 10 क्वेश्चन लाया है जो कि एग्जाम बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उसको ध्यान में रखते हुए हम आगे चलते हैं और देखते हैं इन टॉप 10 क्वेश्चंस को जो एग्जाम के बेसिस से बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ इनसे रिलेटेड हर एक फैक्ट्स को देखते हुए जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताम्रपाषाणकालीन स्थल के बारे में आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन, ताम्रपाषाणकालीन स्थल कौन सा है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, एक एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा। ठीक, तो आपको छाटना में से कौन ताम्रपाषाणकालीन स्थल नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो हम देख लेते हैं ताम्रपाषाणकालीन स्थल के बारे में। ओके, तो चलिए सबसे पहला ताम्रपाषाणकालीन स्थल अगर देखेंगे तो सबसे पहला जो आपका है बनास है। क्या है? बनास। बनास आपका पहला है। ओके, इसको आहार संस्कृति भी बोलते हैं। तो ये पूछ लेगा आपको बनास या आहार संस्कृति का संबंध किस राज्य से है, तो राजस्थान से। इसको तामबंती के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे तांबा ज़्यादा मिला है। ठीक है, यहाँ पे तांबा का साक्ष्य जो है ज़्यादा मिला है, इसलिए तांबा ज़्यादा मिलने के कारण तांबा की अधिकता, तांबा एक सेकंड की अधिकता के कारण इसको तामबंती कहा गया है। ठीक है, तामबंती कहा गया है इसको आहार संस्कृति को। बनास या आहार संस्कृति का संबंध किस राज्य से, तो राजस्थान से। ओके, आगे चलेंगे। कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कायथा संस्कृति आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में, और इसका प्रमुख स्थल कायथा और एरन है। ओके, तो बस इतना ही। कायथा संस्कृति कहाँ है? मध्य प्रदेश, ये याद रखना है आपको। और इसका प्रमुख स्थल कौन है? कायथा और एरन है। ठीक है, आगे बात करें मालवा संस्कृति की, तो मालवा संस्कृति जो है ये भी मध्य प्रदेश से संबंधित है। जैसे कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश, उसी तरह मालवा मध्य प्रदेश से का पार्ट था, तो मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। ठीक है, इसके प्रमुख स्थल यहाँ ये क्वेश्चन पूछा हुआ है नब्दा टोली। नब्दा टोली जो है आपका ये किससे संबंधित है, यहाँ से ये पूछा गया है। नब्दा टोली जो आपका है, नब्दा टोली का संबंध किससे है? ओके, तो नब्दा टोली मालवा संस्कृति से संबंधित है। और रही बात नब्दा टोली का संबंध मालवा से। ठीक है, और कायथा एरन भी मालवा में आता है, कुछ भाग कायथा और एरन का मालवा में आता है। वही जोरवे संस्कृति जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोरवे संस्कृति की अगर बात करें तो जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में का है, महाराष्ट्र में इंपॉर्टेंट है। और जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, इनामगांव इससे जुड़े हुए स्थल है। बोलेगा दैमाबाद किस संस्कृति का हिस्सा है, तो जोरवे संस्कृति का। नेवासा किस संस्कृति का हिस्सा है, तो जोरवे संस्कृति का। और जोरवे संस्कृति, मालवा संस्कृति, कायथा संस्कृति, बनास संस्कृति, ये सब ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति है। ठीक है, जोरवे संस्कृति का एक स्थल है जिसका नाम है इनामगांव। इसके बारे में कहा गया कि ये सबसे बड़ी बस्ती थी, ताम्रपाषाणकालीन की सबसे बड़ी बस्ती थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताम्रपाषाणकालीन सबसे बड़ी बस्ती थी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ से ताम्रपाषाणकालीन से पूछ सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये सब संस्कृति, 4 संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है आपका खेल का मैदान अर्थात स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो ये मिला था धौलीवाला से। कहाँ से मिला था? धौलीवाला से मिला था। ओके ओके, तो चलते हैं। ये धौलीवाला से मिला था, और इससे और धौलीवाला है कहाँ, तो गुजरात में है। और यहाँ से और क्या मिला, तो ये एकमात्र ऐसा स्थल था जहाँ नगर जो है 3 भाग में बटे हुए थे। नगर जो है आपका 3 भाग में बटे हुए थे। कहाँ पे? धौलीवीरा में। ठीक है, धौलावीरा में नगर 3 भाग में बटे हुए थे। और इसका खोज जो है जेपी जोशी ने किया था। ठीक है, जेपी जोशी ने किया था। वही उत्खनन की अगर बात करें, उत्खनन आर बिष्ट ने किया था। आर बिष्ट के द्वारा बाद में किया गया था। ठीक, लेकिन खोज जेपी जोशी ने किया था। और ये इसके लिए किसके लिए? अनंत जल संरक्षण तकनीक, उन्नत जल संरक्षण तकनीक के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आर्य का मूल निवास स्थान से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कि आर्य कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। ऐसा किसने बोला था? मैक्स मुलर साहब ने बोले थे। मैक्स मुलर साहब ने बोले थे कि आर्य जो है कहाँ से आए थे, आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। वही उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक प्रदेश पूछ दे, आर्कटिक प्रदेश। ठीक है, आर्कटिक प्रदेश पूछ दे। ठीक है, तो या उत्तरी ध्रुव पूछ दे तो बाल गंगाधर तिलक की बात हो जाएगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने बताया था। वही सप्त सेंद्र प्रदेश की बात बोले कि आर्य सप्त सेंद्र प्रदेश, ऐसा किसने कहा था, तो अविनाश चंद्र दास ने कहा था। और तिब्बत से किसने बोला था, तो दयानंद सरस्वती ने बोला था तिब्बत से। वही ब्रह्म ऋषि देश की अगर बात करें, ब्रह्म ऋषि देश, तो गंगानाथ झा। ठीक है, गंगानाथ झा। तो ये आपका हो गया आर्य, सब इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा एक बार। मध्य एशिया से मैक्स मुलर, उत्तरी ध्रुव आर्कटिक प्रदेश बोले, उत्तरी ध्रुव आर्कटिक प्रदेश बोले तो बाल गंगाधर तिलक, सप्त सेंद्र प्रदेश अविनाश चंद्र दास, तिब्बत से दयानंद सरस्वती, ब्रह्म ऋषि देश से गंगानाथ झा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बौद्ध साहित्य की अगर बात करें, बौद्ध साहित्य कौन सा? त्रिपिटक। ठीक है, बौद्ध साहित्य कौन सा? त्रिपिटक, जो कि कहा जाता है कि बौद्धों का सर्वप्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, सर्वप्राचीन ग्रंथ है बौद्धों का। ठीक है, ओके। और त्रिपिटक की अगर बात करें हम, तो ये पाली भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? पाली भाषा में लिखा गया था, पाली भाषा। ओके, त्रिपिटक के 3 भाग हैं। पहला भाग आपका, ठीक है, सूत पिटक हो गया, पहला सूत पिटक, दूसरा आपका हो गया पहला सूत पिटक, दूसरा आपका हो गया, दूसरा विनय पिटक हो गया, तीसरा हो गया अभिधम पिटक। ठीक है, तो हम इसमें से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे बौद्ध साहित्य अगर हम देख रहे हैं तो बौद्ध संगीति हुआ था। बौद्ध संगीति कितने हुए थे? तो टोटल 4 हुए थे, जिसमें से पहला बौद्ध संगीति जो हुआ था, ठीक है, पहला बौद्ध संगीति जो हुआ था राजगीर में। ठीक है, राजगीर में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और इस संगीति में सूत पिटक और विनय पिटक की रचना की गई थी। सूत पिटक का आनंद के द्वारा और विनय पिटक का उपालि के द्वारा। सूत का आनंद के द्वारा और विनय पिटक का उपालि के द्वारा। ठीक है, और सूत का मतलब क्या होता है? तो सूत का मतलब होता है धर्म से रिलेटेड। ठीक है, धर्म से रिलेटेड जो भी हो, तो सूत पिटक में धर्मोपदेश की बात किया गया है। बुद्ध के वचन और धर्मोपदेश जो है सूत पिटक में वर्णित है। ठीक है, वही विनय पिटक में 9 है। विनय में 9 आ रहा है तो नियम की बात किया गया है। ठीक है, बौद्ध मतलब कैसे बौद्ध संघ में शामिल हुआ जाए, किस तरह का नियम अनुशासन, ये सब विनय पिटक में आपको दिख जाएगा। ठीक, विनय पिटक में 9 से नियम, विनय 9 से नियम। सूत मतलब धर्म होता है, तो धर्मोपदेश, बुद्ध के विचार, धर्मोपदेश सबकी चर्चा सूत पिटक में है। वही अभिधम पिटक की बात करें तो अभिधम्ब दो मतलब दो बोले तो दो से दार्शनिक, मतलब जितने भी विचार उपदेश उस के ऊपर जो दार्शनिक बातें हैं, ठीक है, वो सब कहाँ मिलेगा आपको? दार्शनिक सिद्धांत जो है अभिधम्ब पिटक में मिलेगा। इसका संकलन संभवतः मौलिपुत्र तीसरे ने किया था, ऐसा कहा जाता है। और ये थर्ड संगति में हुआ था इसका निर्माण। सूत पिटक विनय पिटक पहली संगति में और अभिधम पिटक का थर्ड संगति में। क्योंकि थर्ड संगति का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो यही कर रहे थे, मौलिपुत्र तीस कर रहे थे। ठीक है, मौलिपुत्र तीस कर रहे थे। ओके, मौलिपुत्र 30 कर रहे थे।
आगे चलते हैं। सूत पिटक की अगर बात हम देखें तो सूत पिटक जो है 5 भाग में बटा हुआ था। पहला जो था आपका ठीक दीर्घ निकाय था, पहला क्या था दीर्घ निकाय था, दूसरा मध्यम निकाय था, तीसरा संयुक्त था, चौथा अंगुत्तर था और पांचवा खुदक था। तो दीर्घ, मध्यम और संयुक्त एक साथ याद रखिए। पहले दीर्घ बड़ा हो गया, फिर मंझला हो गया, मध्यम हो गया और फिर मिला दीजिए संयुक्त हो गया, फिर अंगुत्तर हो गया और खुदक हो गया। अब हम एक एक करके देखेंगे। तो दीर्घ निकाय में हमें बुद्ध की मृत्यु के बारे में पता चलता है। क्या पता चलता है? बुद्ध की मृत्यु के बारे में, ठीक है, और अंतिम उपदेश अंत्येष्टि के बारे में पता चलता है। वहीं मध्यम निकाय की बात करें तो बुद्ध मध्यम निकाय में कहीं बुद्ध को साधारण मनुष्य तो कहीं देवों के रूप में बताया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, बुद्ध को साधारण मनुष्य या देवों के रूप में किस निकाय में बताया गया? तो मध्यम निकाय में। या बुद्ध की मृत्यु, अंत्येष्टि, अंतिम उपदेश की चर्चा किस निकाय में की गई है? तो दीर्घ निकाय में। कौन सा ऐसा निकाय है जिसे गद और पद में लिखा गया है और उसमें अष्टांगिक मार्ग बहुत इंपॉर्टेंट है? अष्टांगिक मार्ग की चर्चा किस निकाय में? तो संयुक्त निकाय में। वही अंगुत्तर निकाय की अगर बात करें तो 16 महाजनपद की चर्चा है इसमें। और खुदक निकाय में बुद्ध भगवान के से जुड़ी हुई जितनी भी पूर्व जन्म की कथा है वो सब वर्णित है। जातक जो हम जानते हैं ग्रंथ जातक, वो यही इसी के अंदर आता है, खुदक निकाय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन बनता है, यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, चलते आगे अगले क्वेश्चन में। अब कनिष्क के दरबार में, राज दरबार में कौन कौन रहते थे? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। हाल फिलहाल मेंस में भी बिहार एसआई में पूछा गया क्वेश्चन था। एसआई में पूछा गया क्वेश्चन था कि कनिष्क के राज दरबार में कौन रहते हैं। तो ऑप्शन उल्टा पूछा था, चरक किसके राज दरबार में? ये क्वेश्चन जो था आपका, ठीक है, पूछा गया था बिहार एसआई में, चरक किसके राज दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के राज दरबार में। तो अचानक याद रखिए, और से अश्वघोष, ये सूत्र आपका फॉर्मूला है, ठीक है, याद रखने का। अचानक और से अश्वघोष जब याद रख रहे हैं, क्योंकि फोर्थ बोध संगति का अध्यक्ष यही किया था और उपाध्यक्ष वसुमित्र था उस समय, ठीक है, सॉरी वसुमित्र अध्यक्षता किया था और उपाध्यक्ष अश्वघोष था। ठीक, तो ये दोनों एक साथ याद रखिए, ये दोनों भी कनिष्क के दरबार में ही रहते थे। अचानक चौ से चरक हो गया, नौ से नागार्जुन हो गया और को मतलब कनिष्क के दरबार में, कनिष्क के दरबार में आपके नागार्जुन थे, चरक थे और अश्वघोष और वसुमित्र थे। वसुमित्र का एक बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वसुमित्र का एक बुक है महाविभाष्य सूत्र, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा गया। ये पूछता है क्वेश्चन, महाविभाष्य सूत्र किसने लिखा? तो वसुमित्र ने लिखा। ठीक है, वही अगर हम अश्वघोष की बात करें, ठीक है, तो इन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा था, जिसे बौद्धों का रामायण बोलते हैं। रामायण बोलते हैं किसको? बुद्ध चरित्र को। ओके, बौद्धों का रामायण बोला जाता है। वही नागार्जुन ने माध्यमिक सिद्धांत दिया था। ठीक, इसे आइंस्टीन बोला जाता है, भारत का आइंस्टीन बोला जाता है। ओके, नागार्जुन को। आगे चलते हैं हम लोग, कुछ प्रमुख पुस्तक देख लेते हैं। जब पुस्तक की बात आई तो पुस्तक देखना पड़ेगा। ठीक है, पुस्तक की अगर बात करें तो गाथा सप्तशती हाल के द्वारा लिखा गया था। गाथा सप्तशती किसने लिखा? हाल ने लिखा। वही भास की अगर बात करें तो इन्होंने स्वप्नवास बदता, चारुदत्ता, उरुभंग की रचना की। चारुदत्ता, उरुभंग और स्वप्नवास बदता। ठीक है, स्वप्न भंग हो गया, उरुभंग भंग हो गया, किसको? चारुदत्ता को देख के। ठीक है, भास ने स्वप्न देखा, स्वप्न में किसको देखा? तो चारुदत्ता को देखा और क्या हो गया? भंग हो गया। स्वप्न में चारुदत्ता को देखा और भंग हो गया। कौन? भास ने स्वप्न में चारुदत्ता को देखा और भंग हो गया। ऐसा याद रख सकते हो आप। ठीक, और आगे देखेंगे सुंदरानंद और बुद्ध चरित्र, इसके बारे में बताइए। बुद्ध चरित्र अश्वघोष, ठीक है, सुंदरानंद भी अश्वघोष, बुद्ध का रामायण बोला जाता है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि हो गया। ठीक है, ये तीनों बुक आपको एक साथ याद रखना है। ठीक है, कौन? ये आपका जो क्या बोलते हैं, ब्रह्म सिद्धांत हो गया, बृहत कथा मंजरी हो गया और बृहत संहिता हो गया। ठीक है, ये तीनों एक साथ आप याद रख सकते हो। ठीक, एक साथ याद रख सकते हो। ब्रह्म सिद्धांत की अगर बात करें, ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त ने लिखा था। वही बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र और बृहत संहिता ब्रह्महिर के द्वारा लिखा गया था। और पंच सिद्धांतिका भी ब्रह्महिर के द्वारा लिखा गया। वही नीतिसार कामंदक के द्वारा, शिशुपाल वध माघ का हुआ माघ में, ऐसा याद कीजिए ठीक से, माघ में हुआ और ये लिखा गया था माघ के द्वारा, शिशुपाल वध बुक माघ के द्वारा। नीतिसार कामंदक ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त के द्वारा, बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र के द्वारा, बृहत संहिता ब्रह्महिर और ब्रह्महिर के द्वारा पंच सिद्धांतिका भी लिखा गया था। ठीक है, पंच सिद्धांतिका भी लिखा गया था। तो इतना कुछ है बुक जो कि इंपॉर्टेंट है और सब तो याद ही होगा। ये टफ क्वेश्चन मतलब जो नहीं याद रहता है, ब्रह्म सिद्धांत, बृहत कथा मंजरी, बृहत संहिता, ये सब नहीं याद रहता, दिमाग से उतर जाता है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। संगम टोटल कितने हुए थे ये देखना जरूरी है। ओके, संगम टोटल कितने हुए थे ये देखना जरूरी है। चलिए देखते हैं। तो संगम जो टोटल थे, संगम 3 हुए थे और तीनों संगम जो है पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ था। किसके संरक्षण में? पांड्य राजाओं के संरक्षण में। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, संगम जो हुआ था, संगम काल में 3 संगम हुए थे और तीनों संगम किसके संरक्षण में हुआ था? तो पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ था। ठीक है, तो तीनों संरक्षण के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो तीनों संरक्षण की अगर बात करें हम, ठीक, तो तीनों संरक्षण की अगर बात करें तो हम एक वर्ड याद रखेंगे, मकाम। क्या रखेंगे? मकाम की अगर बात करें तो मौ से मदुरई, ठीक है, क से कपाटपुरम और फिर मौ से मदुरई। तो पहला, दूसरा और तीसरा जो है कहाँ हुआ था? मदुरई, कपाटपुरम और मदुरई में। इसको याद रखिएगा मकाम से। ठीक है, मकाम से याद रखना है। ओके, मदुरई, कपाटपुरम और मदुरई। ठीक है, और पहला और दूसरा की अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने किया था और तीसरा का नकीरत के द्वारा किया गया था। नकीरत के द्वारा। पहले संगम में कोई साक्ष्य नहीं है, पहले संगम का कोई साक्ष्य नहीं, मतलब संगम जो होता था मेनली, ये संगम जो तीनों संगम जो हुआ था, ये तीनों संगम साहित्य के लिए हुआ था। ठीक है, संगम साहित्य लिखा जाता था इसमें बैठ के। ठीक है, कवियों की गोष्ठी होते थे जिसमें अपना साहित्य सब लेके प्रस्तुत करते थे। तो पहले संगम से कोई साक्ष्य नहीं मिला। दूसरे से, ये इंपॉर्टेंट है, दूसरे से आपको तोलकाप्यम की रचना हुई। किसकी? तोलकाप्यम की रचना हुई। तोलकाप्यम की रचना कब हुआ? दूसरा में। ठीक है, और अधिकांशता, इसके अलावा अधिकांशता तमिल साहित्य जो भी है सबकी रचना आपको तीसरे में, जिसका अध्यक्षता नकीरत ने किया था, मदुरई में जो हुआ था। ठीक है, तीसरा में अधिकांश तमिल साहित्य मतलब लिखा गया था। अब आगे हम देख लेते हैं तरफ, ये जो संगम साहित्य में जो बुक लिखे गए, पहला भी मैंने बताया था आपको, तोलकाप्यम। ठीक है, तोलकाप्यम बताया था। तोलकाप्यम ये तमिल व्याकरण की पुस्तक है। तमिल व्याकरण की पुस्तक आपको पूछ सकता है, तमिल व्याकरण के रूप में कौन सा ग्रंथ जाना जाता है? तो तोलकाप्यम जाना जाता है। ठीक है, और इसको लिखा कौन है? तोलकापियर है। ठीक है, वही शिल्पादिकरम तमिल का महाकाव्य बोला जाता है, शिल्पादिकरम को। ठीक है, तमिल का महाकाव्य बोला जाता है, जिसे इलांगो द्वारा लिखा गया था। इलांगो द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट बीबीआई है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए, बीबीआई, ये बहुत ही बीबीआई है, इसको याद कर लीजिए। शिल्पादिकारम। वही मणिमेखलाई की अगर बात करें तो मणिमेखलाई शीतले सतनार के द्वारा लिखा गया था। मणिमेखलाई। ठीक, शीतले सतनार के द्वारा लिखा गया था। और जीवक चिंतामणि, ये भी महाकाव्य तिरुतक देवर के द्वारा लिखा गया था। वही तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखा गया था। अब हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट की अगर बात करें हम तो तिरुकुरल अगर बात करें, जिसको तिरुवल्लुवर ने लिखा था। ठीक है, तिरुकुरल की बात करें तो इसको जो है
बाइबल बोला जाता है, ठीक है। तमिल साहित्य का क्या बोला जाता है, तिरुकुरल को बाइबल बोला जाता है। तो बाइबल बाइबल किसे बोला जाता है, तिरुकुरल को, जिसको तिरुवल्लुवर ने लिखा था। और वहीं अगर शिल्पाधिकारम की बात करें, हम शिल्पाधिकारम की बात करें तो इसको तमिल साहित्य का राष्ट्र काव्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है, राष्ट्र काव्य, राष्ट्र काव्य बोला जाता है। ओके, ये राष्ट्र काव्य हो गया। और वही ये तुलकाप्यम की बात करें तो तमिल व्याकरण है, ये तो पहले से लिखा हुआ है। बच गए दो, ये मणिक निकला और जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि जो है, ठीक है, जीवक चिंतामणि ये जैन भिक्षु के द्वारा लिखा गया था। ये क्या है, तिरुतक तिरुतक देवर जो है, ये क्या थे, जैन जैन भिक्षु थे। पहले ये राजकुमार थे, चोल राजकुमार थे, जैन भिक्षु बाद में हो गए, भिक्षु हो गए, ठीक है। और वही हम अगर बात करें मणि मेखलाई की, मणि मेखलाई शीतले सतनार के द्वारा, ये बौद्धिस्ट थे, बौद्धिस्ट थे, बौद्धिस्ट, ठीक है। तो आपको पूछ सकता है मणि मेखलाई का संबंध किस धर्म से, तो बौद्ध धर्म से, ठीक है। वही जीवक चिंतामणि का जैन धर्म से, जैन धर्म से, ठीक है। तो ऐसा पूछ सकता है अलग अलग इसमें, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। भागवत धर्म का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो भागवत धर्म की अगर बात करें तो भागवत धर्म का साक्ष्य गरुड़ लेख स्तंभ विदिशा, विदिशा मध्य प्रदेश से मिलता है, गरुड़ लेख स्तंभ से मिलता है, ठीक है। अगर हम इस पर बात करें तो मौर्य साहित्य, मौर्य काल के बाद शुंग वंश का स्थापना हुआ था। किसका स्थापना हुआ था, शुंग वंश का, ठीक है। और उसके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। तो शुंग वंश में टोटल कुल 10 शासक हुए थे। कितने हुए थे, 10 हुए थे। और 10 शासक जो हुए थे, तो जब 90 शासक, जिसका नाम भागभद्र था, ये याद रखिएगा, ठीक है। भागभद्र इन्हीं के दरबार में हेलियोडोरस आया था, डोटस लिखा हुआ है, हेलियोडोटस आया था। इन्होंने भागवत धर्म को अपना लिया था, ठीक है। और भगवान विष्णु के सम्मान में इन्होंने मध्य प्रदेश के विदिशा बेशनगर बोलते हैं, एक स्तंभ का निर्माण किया, जिसे गरुड़ स्तंभ लेख। इसका निर्माण किसने किया था, गरुड़ स्तंभ का, हेलियोडोरस ने किया था। किसने किया था, हेलियोडोटस ने किया था, ठीक है। हेलियोडोटस ने किया था, जो किसके दरबार में आया था, तो भागभद्र के दरबार में, भागभद्र के दरबार में आया था, दरबार में, ठीक है। भागभद्र 9th शासक थे शुंग वंश के, ठीक है, 90 शासक थे। इस गुरु लेख के स्तंभ पर हेलियोडोटस ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अंकित करवाया था। यह स्तंभ लेख सबसे प्राचीन अभिलेख जो हमें वैष्णव धर्म की जानकारी देता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये याद रखिए। गुरु स्तंभ लेख हेलियोडोटस के द्वारा बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था, तो विदिशा मध्य प्रदेश में, बेशनगर भी बोलते हैं। और भागवत के दरबार में हेलियोडोटस आया था। ओके, आगे चलते हैं। जैन साहित्य के अनुसार बिंबिसार को कहा जाता था, क्या कहा जाता था, जैन साहित्य के अनुसार अगर हम बात करें तो बिंबिसार को क्या कहा जाता था, तो श्रेणी कहा जाता था, ठीक है, बिंबिसार को। अब हम देखते हैं इससे एक्स्ट्रा फैक्ट्स। बिंबिसार को श्रेणी कहा जाता था, और ये इंपॉर्टेंट है, कौन से धर्म को मानता था, तो बौद्ध धर्म को मानता था। बिंबिसार हरिहर वंश के संस्थापक थे, ठीक है, जिनका अन्य नाम श्रेणिक था, और बौद्ध धर्म को ये मानते थे। वही इनका पुत्र जो अजातशत्रु था, ये जैन धर्म को मानते थे, और इनका अन्य नाम कुनिक था, अन्य नाम क्या था, कुनिक था। आगे हम देखेंगे अजातशत्रु का पुत्र उदयन था, जो जैन धर्म को मानते थे। उदयन, इन्होंने पटना का स्थापना किया था। आगे चलते हैं। महापद्मनंद की बात करें तो इनको सर्व छत्रांतक भार्गव, एक राट और एक छत्र बोला गया, ठीक है। सर्व छत्रांतक की बात करें तो क्षत्रियों को नाश करने वाला। वही भार्गव की बात करें परशुराम के दूसरे अवतार। एक राट मतलब एक राजा, ठीक है, एक राजा, सबका एक राजा होगा, ठीक है। एक छत्र मतलब समग्र, एक छत्र मतलब एक राज्य होगा, ठीक है। ये ऐसा महापद्मनंद ने ये 4 उपाधि धारण की थी। वही अग्रमीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, गणानंद को बोला गया है अग्रमीज। उग्रसेन, बहुत बड़ी सेना वाला, ठीक है, उग्रसेन, ये सब गणानंद को ही बोला गया। अमित की बात करें तो बिंदुसार, बच्चे कंफ्यूजन होते हैं बिंदुसार और बिंबिसार को मिलकर, ठीक है। बिंदु मतलब बिंदुसार की बात करें तो ये मौर्य वंश से संबंधित है। वही बिंबिसार की बात करें तो हरिहर वंश से संबंधित है। बिंदु तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार। बिंदु चंद्रमा आया तो बिंदु आएगा, ठीक है, बिंदुसार, ठीक है। और बिंदुसार अजीवक संप्रदाय को मानता था। अजीवक संप्रदाय की अगर बात करें तो इसके संस्थापक मैथिली पुत्र गौसाल थे। ओके, आगे चलते हैं, आगे नहीं है आप, ठीक है। तो इतना सारा मैंने फैक्ट्स तैयार किया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।